हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीएससी में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। इससे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी के आए क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। पूरी एनालिसिस मैंने की है, कहाँ से क्वेश्चन आए, किस तरह का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल क्या था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द टेक्सचर ऑफ सॉइल रेफर्स टू द साइजेज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कंपोजिंग द सॉइल, यानी किसी सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स के साइज होती है उसी को टेक्सचर कहते हैं सॉइल का। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया था लोम इज अ सॉइल इन विच नो वन ग्रेड डोमिनेट्स, यानी लोम एक ऐसी सॉइल है जिसमें कोई ग्रेड जो है वो डोमिनेट नहीं करती है। तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया है द कलर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड विथ द एड ऑफ अ मुनसेल कलर चार्ट, यानी मुनसेल कलर चार्ट की मदद से हम लोग किसी भी सॉइल के कलर को पता कर सकते हैं। नाउ अगर बात करें इसके सोर्स की तो 7th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 9 सॉइल में जब सॉइल के बारे में बताया गया है तो बोला गया है अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, एक वर्टिकल सेक्शन होती है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में देखा जाता है। प्रत्येक लेयर डिफर करता है इन फील में डिफर करता है, जिसे हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टेक्सचर का अर्थ ये है कि प्रत्येक मिट्टी को टच करने पे डिफरेंट फील आएगा, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, इसलिए उसे टेक्सचर कहा जाता है। और इसी चैप्टर में आगे बताया गया है कि जो बेस्ट टॉप सॉइल होती है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए वो लोम होती है, यानी लोम जो है वो सबसे बेस्ट टॉप सॉइल होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। लोमी सॉइल्स क्या होती है, सैंड, क्ले और अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल जिसे सिल्ट बोलते हैं, उसकी मिक्सचर होती है। किसकी मिक्सचर होती है, सैंड, क्ले और सिल्ट की। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, रिवर बेड्स में जो डिपॉजिट बैठ जाती है, जमा हो जाती है, वो सिल्ट कहलाती है, हिंदी में इसे गाद कहते हैं। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। अब जो सिल्ट पार्टिकल्स की साइज होती है वो सैंड और क्ले के बीच की होती है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सैंड की साइज़ बहुत ही छोटी मानी जाती है और जो सिल्ट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और क्ले जो है वो इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती है। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल की खास बात यह है कि इसमें ह्यूमस भी होता है जिससे पौधे आसानी से ग्रो कर पाते हैं। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, चूँकि टॉप मोस्ट लेयर होने के कारण प्लांट के ग्रोथ के लिए भी इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए पौधे ग्रो होने में ये हेल्पफुल रहती है। हमने यहाँ पे देखा कि जो टेक्सचर होती है सॉइल की वो सॉलिड पार्टिकल्स सॉइल के अंदर के साइजेस को ही रेफर करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर होते हैं सॉइल के, जैसे सिल्ट हो गई, क्ले हो गई, जिस तरह से साइज होगी उस तरह से उसका टेक्सचर कहलाएगा। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, लोम इज अ सॉइल इन विच नो वन ग्रेड डोमिनेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा लोम एक ऐसी सॉइल होती है इसमें कोई ग्रेड डोमिनेट नहीं करती, लगभग जो अदर सॉइल के टाइप से सॉइल का टेक्सचर है वो समान मात्रा में ही होता है। तीसरे की अगर बात करें द कलर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड विद द एड ऑफ अ मुनसेल कलर चार्ट, ये भी बिल्कुल सही है। मुनसेल कलर चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल के कलर को डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, कलर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड विद द एड ऑफ मुनसेल कलर चार्ट। मुनसेल कलर चार्ट के इस्तेमाल की मदद से आप कलर ऑफ सॉइल को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन और रीजनिंग वाले सवाल है। बोला जा रहा है सी स्नोट इज अ स्लीमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज दैट द फ्लोट्स अप ऑन द सरफेस ऑफ द सीज विच कैन कोज डैमेज टू द मरीन इकोसिस्टम, यानी सी स्नोट क्या है, ग्रे और ग्रीन कलर की एक स्लज है, एक स्लीमी लेयर है जो कि फ्लोट करती है समुद्र के सरफेस पर, सतह पर, जिससे मरीन इकोसिस्टम को डैमेज हो सकती है। और इसके कारण की बात की गई है द न्यूट्रिएंट ओवरलोड अकर्स व्हेन एल्गी फीस्ट और ऑन वार्म वेदर कोस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब वार्म वेदर हो जाती है तो एल्गी फीस्ट कर जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट ओवरलोड देखने को मिलता है सी में, और इसी के कारण सी स्नोट बन जाती है। आपको इसमें से बताना है कि क्या दोनों असर्शन और रीज़न करेक्ट हैं या नहीं। यहाँ पे असर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर ये काफ़ी चर्चा का विषय था, टर्की में सी स्नोट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, हर न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया था। ये बिल्कुल सही है, सी स्नोट जो होती है वो एक ग्रे कलर की लेयर बन जाती है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट ओवरलोड होती है, उसका परिणाम है ये। अगर लास्ट ईयर बात करें तो टर्की को बोला जा रहा था कि टर्की शुड मिटिगेट फैक्टर्स एडिंग ग्रोथ ऑफ सी स्नोट इन सी ऑफ मारमारा। सी ऑफ मारमारा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सी स्नोट देखने को मिली थी, इसलिए बोला जा रहा था कि सी स्नोट को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपरी लेयर दिखाई दे रही है यही वाली जो है वो सी स्नोट जमी हुई है। सो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, और असर्शन और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट कारण है, करेक्ट रीज़न है यहाँ पे। सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ना आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एल्गल ब्लूम क्या होती है, 5 स्टेप्स कौन से हैं एल्गल ब्लूम के, न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों सेक्शन के क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे ज्योग्राफी। सो इसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिकली अरेंज द 40 लेयर ऑफ द ओशन। आपको यहाँ पे ओशन के 40 लेयर की बात की गई है और उसे वर्टिकली अरेंज करने को कहा गया है। ना देखिए 40 लेयर के बारे में NCERT के अंदर और रेफरेंस बुक्स के अंदर भी मेंशन होता है, बट उनके लेयर की जनरली बात नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे इसे। हेडोपिलेजिक, मीसोपिलेजिक, बेथाइपिलेजिक और एपीपिलेजिक, इन चारों में हमें अरेंज करना है। सो फोर्टिक जोन का अर्थ क्या होता है? फोर्टिक जोन का मतलब ये होता है कि सी की उतनी लेयर जहाँ तक सनलाइट आसानी से पेनिट्रेट कर जाए वो फोर्टिक जोन कहलाती है। जब बात करते हैं वाटर डेप्थ में फोर्टिक जोन के लेयर की, तो 200 मीटर तक हमें एपीपिलेजिक देखने को मिलता है, 1000 मीटर तक यहाँ पे मीजोपिलेजिक होता है, और 2000 मीटर तक बेथाइपिलेजिक, और उसके नीचे आता है एबाइसल पिलेजिक, और उससे भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हेडल पिलेजिक, जो कि लगभग 6000 मीटर तक होता है। और ना अगर इस क्वेश्चन में लेयर्स की बात करें तो ये लेयर्स को डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में कवर नहीं किया गया, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। सो ना हमने यहाँ पे देख लिया, अब हम इसे अरेंज कर देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले आएगा इपाइपिलेजिक, 4th वाला, उसके बाद मीजोपिलेजिक, उसके बाद आएगा यहाँ पे बेथाइपिलेजिक, और सबसे लास्ट में हमने देखा हेडोपिलेजिक है जो कि 6000 मीटर तक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, 4 2 3 1। ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अरेंज द मेन पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। यानी यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट की मेन पीक्स को हाइट के आधार पर अरेंज करना है। ध्यान रखना है आपको ऊंचे से नीचे क्रम में जाना है, यानी जो ज़्यादा हाइट वाली है उसे आपको फर्स्ट में रखना है। सो यहाँ पे आप बताइए डोडा बेटा, ऊंटी और अनाईमुड़ी और पुष्पागिरी, इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाइट वाली कौन सी है? सो इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सदर्न इंडिया की दो जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी और डोडा बेटा है। अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अनाईमुड़ी की अगर हाइट की बात करें तो लगभग 2695 मीटर अन्नामुड़ी की हाइट है। उसके बाद डोडा बेटा की बात करें तो लगभग 2635। सो इस तरह से यहाँ पे हमें दो अगर हाईएस्ट पीक पता है तो हम ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1। ना अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें यहाँ पे 3 के बाद 1 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद जब हम ऊटी की बात करते हैं तो ऊटी इन दोनों से छोटी है, 2240 मीटर है लगभग, और पुष्पागिरी काफ़ी छोटी है इन तीनों के मुकाबले। ना अगर बात करें इसके आंसर की तो हमें एक ही ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे अनाईमुड़ी के बाद डोडा बेटा है, 3 के बाद 1 है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। लेकिन पता नहीं प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन ए क्यों दिया गया है। आई थिंक मे बी रिवाइज किया जाए, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है NCERT के अकॉर्डिंग, और ऐसे भी अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो अनाईमुड़ी की है सदर्न इंडिया में, और सेकेंड नंबर पर ऑफकोर्स डोडा बेटा आती है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द टाइम एट ग्रीनविच मेरेडियन इज 12 AM यानी मिडनाइट, व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री वेस्टर्न मेरेडियन। आपको ध्यान क्या रखनी है, ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न की बात की जा रही है, अदरवाइज टाइम फिर पूरी गलत आ जाएगी अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो। ना आपको पता होगा कि 24 आवर में पूरे की पूरी पृथ्वी 360 डिग्री चक्कर लगाती है। सो अगर हम 1 आवर का कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 24 1 जा 24 एंड यहाँ पे 120 यानी 15। सो 1 आवर में 15 डिग्री पृथ्वी चक्कर लगाएगी, लेकिन हमें तो 30 डिग्री जाना है, यानी कि 2 आवर का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ना हम लोग बात करते हैं 2 आवर इसमें हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ना आपको पता होगा कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगती है, यानी ईस्ट में सबसे पहले आपको दिखाई देगी। सो इस वजह से चूंकि हम वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो हमें यहाँ पे टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 12 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 10 बजे की रात 10 PM यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हमें देखने को मिलेगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे वर्ल्ड मैप में अगर हम बात करें तो जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसी तरह भारत में अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये दोनों जगह हैं रेस्पेक्टिव लोकेशन में ईस्टर्न डायरेक्शन में है। अब हम जब वेस्ट जाएंगे तो टाइम डेफिनेटली हमें घटाना पड़ेगा उन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए। नाउ अगेन देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
ईस्ट टू वेस्ट में आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है ना। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं समझे, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट हमें लगाना है, बहुत बार क्या होता है कि चूंकि ईस्ट जो है वो राइट की डायरेक्शन में होता है, तो हम जो भी यहाँ पे सोचेंगे, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड मैप जब देखते हैं तो लेफ्ट से राइट याद रखने की कोशिश करते हैं सीक्वेंस में। लेकिन जो भी हम जब लगाएंगे इसे, तो हमें इसके उल्टे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट जो है वो राइट की डायरेक्शन में मैप के अंदर होता है। डेफिनेटली अगर वर्ल्ड मैप में हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की, तो वेस्ट में सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा ब्लैक सी, उसके बाद आएगा कैस्पियन सी, फिर लास्ट में सबसे ईस्टर्न पोर्शन में अरल सी देखने को मिलेगा। हमने अभी मैप में देखा कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न है। हमें अगर ईस्ट टू वेस्ट लगाना है और हमें सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न ले रहे हैं तो राइट साइड से चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप फिर उल्टा भी इसका देख सकते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न है इन चारों ऑप्शन में। हम लोग कैस्पियन सी और अरल सी को एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास ए और बी बचे। उसके बाद ब्लैक सी दोनों में ही है, और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमें देखना है अरल सी या कैस्पियन सी। हमने देखा मैप के अंदर सबसे ज़्यादा ईस्टर्न जो है वो अरल सी है कैस्पियन सी के मुकाबले। आइए दोबारा देख लेते हैं। ऑफ कोर्स कैस्पियन सी देखिए यहाँ पे जॉर्जिया अजरबैजान वाले पोर्शन में है, और अरल सी जो है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में देखने को मिलता है। जो कि चारों ऑप्शन में हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न जो है वो अरल सी है, और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न जो है वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। नाउ देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि हम लोग जनरली जब मैप देखते हैं तो वेस्टर्न टू ईस्टर्न देखते हैं, और बहुत सारे लोगों ने इवन ए भी ऑप्शन लगा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज विद द सेक्शन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के डिसकंटिन्यूटी को हमें लगाना है। 1 2 3 4 हमें यहाँ पे इस इमेज के अंदर दे दिया गया है, और इसी के बेसिस पे लगाना है, यानी बेसिकली ऊपर से नीचे जाना है। अगर आपको यहाँ पे ये सीरीज़ याद हो तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जब मैंने CAPF के ज्योग्राफी क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। याद रखने की ट्रिक थी मैं राम गाइड लक्ष्मण, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहरोवी कंटिन्यूटी, उसके बाद रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद जी से यहाँ पे आएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद लेमन से आएगा यहाँ पे लेमन डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो यहाँ पे फिर हमारा आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1 2 4 3। क्यों? क्योंकि देखिए 1 में सबसे पहले मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी हमने देखा, सेकंड में यहाँ पे रेपेटी है, और थर्ड गुटेनबर्ग जो है वो सी में है, यानी थर्ड में। उसके बाद लेमन डिसकंटिन्यूटी सबसे लास्ट में है। इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में कवर कर दिया है, और जितने भी क्वेश्चन PYQ में आए वो सारे मैंने कवर भी कर लिए थे इस टॉपिक के। नाउ देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आपको फॉल्ट दिए गए और उसके बेसिस पे आंसर करना है। रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, अस्ट्रिक स्लिप फॉल्ट। अगर हम यहाँ पे देखें रिवर्स फॉल्ट की, क्या 1 वाला रिवर्स फॉल्ट है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डायरेक्शन को, एरो वाले पोजीशन को, तो ये इस डायरेक्शन में है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये रिवर्स फॉल्ट है, यानी 1 तो यहीं पे जाएगा, ए वाला यहाँ पे मैच होगा। अगर हम सेकंड में बात करें नॉर्मल फॉल्ट की, तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होगा? एक वाला इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट में, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर नीचे होगी, राइट। तो ये वाला हमारा थर्ड जाएगा। उसके बाद अगर हम स्ट्रिक स्लिप फॉल्ट की बात करें तो वो ऑप्शन 2 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 3 2 जो है वो सही पेयर है, क्योंकि A 1 है, B 3 के साथ मैच है और C 2 के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन आपको दिया गया, द पीरियड 1550 टू 1800 हैज़ बीन कॉल्ड द लिटिल आइस स्टेज। ठीक है, लिटिल आइस एज के बारे में आपको पीरियड दिया गया है, और इसका रीजन बताया गया, द ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन्स ऑफ यूरोप रीच देयर मोस्ट एडवांस पोजीशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पोस्ट ग्लेशियल इपोच। आपका आंसर बताना है कि कौन से करेक्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 12 देखेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी चैप्टर के अंदर आप पढ़ सकते हैं यूरोप विटनेस्ड लिटिल आइस एज फ्रॉम 1550 टू अबाउट 1850। क्या बोला जा रहा है? यूरोप ने विटनेस किया लिटिल आइस एज को फ्रॉम 1550 टू 1850। फ्रॉम अबाउट 1885 टू 1940 वर्ल्ड टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी 1885 से लेकर 1940 तक वर्ल्ड टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा। आफ्टर 1940 द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लो डाउन, उसके बाद ये घट गया। यहाँ पे हमने देखा कि असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1550 से 1800 तक लिटिल आइस एज कहा जाता है। यूरोप के अंदर जो ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन रीच देयर मोस्ट एडवांस पोजीशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट ग्लेशियल इपोच, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूरोप में हमने देखा कि लिटिल आइस एज देखने को मिला, टेम्परेचर घटता गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑल्दो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है,
ग्लेशियर वगैरह के बारे में, बट उस क्वेश्चन का जिस्ट क्लास 11th की ज्योग्राफी से ही निकलता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही करेक्ट और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लिटिल आइस एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन ऑफ यूरोप रीच देयर मोस्ट एडवांस पोजीशन। नाउ अगेन आपको एक मैप प्रोवाइड किया गया था और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। मैं यहाँ पे आपको मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ये उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। यहाँ पे 1 है और इस पोजीशन में 2 है, इस साइड में यहाँ पे 3 है, फिर 4 है। हमें ऑप्शन में है कारा सी, बैरन सी, लेप्टेव सी, सी ऑफ ऑक्सटॉक। तो देखिए ये वाला जो रीजन है सबसे पहले इसे ही आइडेंटिफाई करिए क्योंकि इसे करना बहुत आसान है। सी ऑफ ऑक्सटॉक है ये 1 नंबर पे। तो अगर हम 1 को डी के साथ मैच करें, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो डी 1 के साथ अगर हम मैच करते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ ए और डी बचता है। और अगर यहाँ पे हम स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास देखें तो ये 4 वाला जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली बैरन सी है। सो यहाँ से हम मैच कर चुके हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ए 3 है, बी 4 और सी 2 और डी 1, यानी सो कारा सी जो है वो इस वाले पोजीशन में है, बैरन सी यहाँ पे है। अगर हम बात करें लेप्टेव सी की तो सेकेंड में है और सी ऑफ ऑक्सटॉक जो है वो 1 नंबर में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोपेन क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पूछा गया है। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। हाँ, हरियाणा सिविल सर्विस में भी पूछा गया और हर एग्जाम में के अंदर ये आ रहा है। AMW, AS, AW और BSS। अच्छा, हमें ये मैप के अंदर लोकेट करना है। ABCD 4 हमें रीजन दे दिए गए हैं। नाउ डायरेक्टली क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी से मैप देखते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। AMW जो है वो मानसून टाइप विद ड्राई सीजन इस वाले रीजन में है। उसी के बाद AS जो है यहाँ कोरोमंडल तट में आपको देखने को मिलेगा। BSHW जो कि स्टेपी क्लाइमेट होता है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में, और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है कर्नाटका वाला वो विदर्भ क्षेत्र। और इसके बाद AW जो है वो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है इस वाले रीजन में, ईस्टर्न रीजन में। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो केरला के तट हैं वहाँ पे AMW वाला क्लाइमेट है। सो A जो है वो यहाँ पे 1 के साथ मैच होगा। इसी तरह से B हमने देखा, B जो है वो 4 वाला यानी कि BSH है। उसके बाद C की जब हम बात करेंगे तो C AW है और D जो है वो AS है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टफ है। अगर आपने ये मैप से काफ़ी डिटेल में समझा है तो ही आप इसे आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 1 4 3 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिना इज आर और हैज हैव द काम लो प्रेशर एट द सेंटर एंड सिलिंड्रिकल क्लाउड विथ हैवी रेन अराउंड इट। यानी कि कौन कौन से जो वेदर फिनोमिना है वो एसोसिएटेड है लो प्रेशर से सेंटर में, राइट। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। सो अगेन यहाँ पे अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, जहाँ पे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच का डिफरेंस दिया गया है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच जो मेनली डिफरेंस होता है वो ये है कि यहाँ पे जो प्रेशर कंडीशन सेंटर पे बनती है साइक्लोन की वो लो होती है और एंटी साइक्लोन के इसी के उल्टे हाई होती है। प्रेशर कंडीशन की हम बात करें सेंटर पे, यानी जो प्रेशर है साइक्लोन का वो लो होता है और एंटी साइक्लोन का हाई होता है सेंटर पे। और अगर हम पैटर्न की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, कौन सी साइक्लोन, और एंटी साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज मूव करती है, इसी के उल्टे। आपको ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ध्यान में रखना होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। हालांकि इसके पीछे फेरल सेल, हेडली सेल, बहुत सारी सिचुएशंस को अगर हम कंसिडर करके समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा। हालांकि अभी आप बस ये समझिए कि साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है और प्रेशर कंडीशन यहाँ पे लो होता है। ना आपको ये तो पता ही होगा कि हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन जो है वो सिमिलर वेदर फिनोमिना है, सेम वेदर फिनोमिना है, बस क्षेत्र बदलने के कारण, जैसे अमेरिका वाले रीजन में कुछ और नाम से, जापान में कुछ और नाम से और इंडिया में ऑफकोर्स साइक्लोन, इस तरह से नाम चेंज हो जाता है। यानी तीनों सिमिलर वेदर फिनोमिना है। एंटी साइक्लोन इसके उल्टा है, साइक्लोन के उल्टा है। सो एंटी साइक्लोन में हमने देखा कि हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है सेंटर में। हम 4 को एलिमिनेट करेंगे, बाकी तीनों जो है सेम वेदर फिनोमिना है और तीनों में ही जो है वो लो प्रेशर का क्षेत्र देखने को मिलता है सेंटर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। आई थिंक यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं और इस साइड में बताना है कि कौन से दर्रे किस पोजीशन को जोड़ते हैं। सबसे कॉमन अगर हम देखें यहाँ पे तो लिपू लेक है। लिपू लेक हर किसी को पता होता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। अगर हम डी को 3 के साथ मैच करेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा ईजी रखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। खुंजेराब जो है वो लद्दाख को सिंकियांग से जोड़ेगा। लनकला अरुणाचल प्रदेश को ऑफकोर्स म्यांमार से। लेखा पानी जो है वो यहाँ पे जो लनकला है वो लद्दाख को लहासा के साथ जोड़ेगा। ऑप्शन बी जो है वो 2 के साथ मैच है। लेखा पानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ेगा और लिपू लेक की तो हमने बात की ही, उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। और खुंजेराब जो है वो लद्दाख को सिंकियांग के साथ जोड़ेगा।
दोस्तों हालांकि मैंने पॉलिटी से जितने क्वेश्चन आए JKPSC में वो सारा मैंने कवर कर लिया है, पर एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था क्योंकि ये लास्ट था 100 नंबर का क्वेश्चन, मैंने सेट C को यूज़ किया है। सो यहाँ पे देखते हैं फिर क्या बोला गया था। अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बेसिस पे आपको ऑफिशियल्स को अरेंज करना है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, अटॉर्नी जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल। सो ये ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में अपेंडिक्स 3 के अंदर आप देख सकते हैं ये कवर्ड है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो है इट इज़ रिलेटेड टू द रैंक एंड ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये रैंक डिसाइड करता है, लेकिन इस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि नो एप्लीकेशन इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये बस सेरेमोनियल ओकेजन के लिए है, इसके अलावा इसका कोई और महत्व नहीं है। 1 नंबर पे ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट आएंगे, फिर सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट, फिर थर्ड में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर 4 में आपको ध्यान रखना है गवर्नर आते हैं, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट, राइट। 4th के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट 5th नंबर पे आते हैं। सो यहाँ पे 7A में अगर आप देखेंगे होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, और 9A में आपको देखने को मिलेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अगर हम नीचे बढ़े तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल 11th नंबर पे आएगा, और 12th नंबर पे चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। सो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले होल्डर ऑफ भारत रत्न आएगा, राइट। उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका अटॉर्नी जनरल था, फिर चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग रैंक ऑफ जनरल, यानी 2 1 3 4 जो है वो करेक्ट है। अगेन देखिए ये क्वेश्चन आप इजी नहीं कह सकते, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 तक रहता तो हम लोग समझ भी सकते थे, बट नीचे वाले याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर हम ऑप्शन वाइज भी देखें तो उतना समझ पाना कि होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन ऊपर आएगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ना देखिए ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आए, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। अब मिसलेनियस और जो छोटे टॉपिक है वो सारे भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।